गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। अब तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ तक देखे हुए थे। हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट जो था कि गॉसेस लॉ देखा था, मैंने आपको बताया था गॉसेस लॉ के बारे में, और उसके बाद में हमने गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस देखे थे। हमने गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस यूज करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ चार्ज सिलेंडर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर अ इनफाइनाइट प्लेन शीट यानी कि प्लेन सरफेस, उसके बाजू में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑब्टेन की थी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये पिछले वाले बेसिक्स के जो भी लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके सिवा आपको आगे वाला ये वाला लेक्चर समझेगा नहीं। और एक बात याद रखो, इसके आगे वाले जो भी 3-4 लेक्चर रहेंगे वो पूरे मैथमेटिकल रहेंगे, तो इसके लिए आपको पिछला वाला पूरा बेसिक्स अच्छी तरह से लगने वाला है, तो उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, 2-2 बार लिखो। ठीक है, मेरी बात पे अच्छी तरह से ध्यान दे दो, उसको सीरियसली ले लो। ठीक है ना, आप लाइटली ऐसे ही बस देखने को टाइम पास करने के लिए देख रहे होंगे लेक्चर, तो उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको पढ़ाने से पहले मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि आपका नया सिलेबस है, इसमें डेरिवेशंस काफ़ी चेंज हो चुके हैं। पिछले वाले सिलेबस के डेरिवेशंस एज इट इज़ नहीं है, काफ़ी उनको डेप्थ में लेके गए हैं। मतलब जो हमको ग्रेजुएशन में था, मेरे टाइम पे जो मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, वो आपके सिलेबस में 12वीं में आ चुका है। तो समझो आप इस चीज़ को, तो वो समझने के लिए आपको अच्छी तरह से आपका दिमाग ठिकाने पे लगने वाला है, तो इसके लिए आपको पिछला वाला बेसिक्स अच्छी तरह से लगेगा। तो एक बात समझ लो। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सो टुडे हम क्या देखने वाले हैं, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन करने वाले हैं। उसके लिए पीछे वाले जो भी बातें थी, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उनके फॉर्मूले हमें लगने वाले हैं, तो उनको अच्छी तरह से एक बार देख लेना बाद में, नहीं अगर याद आ रहा होगा तो कूलम्ब्स लॉ आपको तो पता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में भी मैंने आपको 2-3 डेफिनेशंस बताई थी। ठीक है ना, तो ठीक है, यहाँ तक जो भी हो गया वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। माय डियर फ्रेंड्स, देखो फिजिक्स में फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आपको पता है। और फोर्स जहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं, जिस भी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उस बॉडी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि यस, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एरिया है फिजिक्स का, इसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ये जो भी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, मशीन्स वगैरह जो भी रिलेटेड रहता है ना, प्रेशर वगैरह, प्रेशर, डेंसिटी, मास, उसके बाद में फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये भी चीज़ें हैं, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो हमारा चैप्टर कौन सा चालू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा चालू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसके तरह ही एक फॉर्मूला है। वर्क यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स। अब यहाँ पे जो है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की जगह पे हम लेते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि चार्ज, डिस्प्लेसमेंट यानी कि चार्ज। सो एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ऐसा फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तैयार रहता है। एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये कैसे आया, क्या आया, इसका मैं अभी आपको प्रूफ देने वाला हूं, लेकिन एक बात एक अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है ना, सो चार्ज का जो मूवमेंट होता है, चार्ज की जगह पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे चार्ज आता है, फोर्स की जगह पे यहाँ पे पोटेंशियल आता है, और वर्क की जगह पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं अभी यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखूंगा कि जो भी बोर्ड में पूछेंगे आपको कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमें वो यहाँ पे समझना है। एक बात तो आप अच्छी तरह से समझ लो कि एनर्जी जो भी रहती है, जो भी हम वर्क करते हैं, वो वर्क एनर्जी बन के स्टोर होता है। अगर किसी चार्ज को, ये चार्ज है समझो, इसको मैं पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा हूँ, तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। इस चार्ज को मैंने इस जगह से यहाँ पे मैं लेके गया, इसका मतलब मैंने उस पर वर्क किया, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के समय उसमें एनर्जी स्टोर हो गई। क्या स्टोर हो गई, एनर्जी। मतलब मैंने जो भी उस पर वर्क किया वो उसमें क्या बन के स्टोर हो गई, एनर्जी। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से देखो, कंसिडर चार्ज Q, कंसिडर चार्ज कैपिटल Q एंड अनदर चार्ज Q0, ये दोनों के दोनों हम पॉजिटिव लेंगे।
इस जगह पे है कैपिटल चार्ज Q, यहाँ से ठीक है, यहाँ से समझो ये है पॉइंट O, यहाँ पे पॉइंट A को ले लो, यहाँ पे पॉइंट B को ले लो। चार्ज अगर Q है और ये अगर पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड जाएंगी। कहाँ पे जाएंगे? आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ पे आती है? इनवर्ड। लेकिन पॉजिटिव की कहाँ पे जाएंगी? आउटवर्ड। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जा रही है, तो यहाँ पे अगर आपका चार्ज है, समझो यहाँ पे Q0, यहाँ पे दूसरा चार्ज कौन सा है आपका? Q0। हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इसको हम R2 कंसिडर करते हैं और O से लेके B तक इस डिस्टेंस को हम R1 कंसिडर करते हैं। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? R1। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या अट्रैक्ट करेंगे? आप ही बताओ। अगर दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे क्या अट्रैक्ट करेंगे? ऑब्वियसली रिपेल करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगर अपोजिट होते तो अट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि ये जो चार्ज है Q, इस पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स। तो इधर जो एक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं F बार, E बार बोलूंगा मैं लगे तो, क्योंकि E यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, E यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी जा रही है। इसी डायरेक्शन में क्या जा रही है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। समझ में आ रहा है आपको? तो समझो अभी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने की है। क्या निकालने की है? तो इमेजिन करो इस चार्ज को मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया यहाँ पे dr बार। इस चार्ज को मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या दिया? dr बार। तो देखो लेट Q0 इज डिस्प्लेस्ड थ्रू कितना? डिस्प्लेसमेंट कितना? dr बार। अब dr बार का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स इस तरफ है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम उसको नेगेटिव साइन लगाते हैं। कौन से साइन लगाते हैं? नेगेटिव। यानी और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो du इज इक्वल टू वर्क डन। u यानी कि एनर्जी रहता है, du यानी कि वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dr। dr इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने कितना वर्क लिया यहाँ पे? du। सो du बार यानी कि वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि Fe बार डॉट dr बार। du इज इक्वल टू Fe बार डॉट dr बार, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसको हम क्या लेंगे? साइन माइनस। इसको हम क्या लेंगे? माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के कैसे रहते हैं? अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के कैसे रहते हैं? अपोजिट। देखो फोर्स जो है यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? ये है कूलोम्ब्स फोर्स। हमने जो बेसिक्स में आपको कूलोम्ब्स लॉ बताया था ना बच्चों, किस लिए बताया था? आगे लगने वाला है इसलिए बताया था। क्या ऐसे टाइम पास करने के लिए बताया था मैंने? क्या है कूलोम्ब्स लॉ? आपको इमेजिनरी जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, अभी कूलोम्ब्स लॉ का यहाँ पे अगर जिक्र हो गया तो आपको इमीडिएटली उसका एक्सप्रेशन आंखों के सामने आना चाहिए। क्या है कूलोम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन? 1/4πε0, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/4πε0। दो चार्जेस रहते हैं Q1 Q2 और उनके डिस्टेंस का स्क्वायर, अभी यहाँ पे चार्जेस कौन से हैं? एक है कैपिटल Q, एक है Q0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमें। जब हम फोर्स निकालेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो फिलहाल तो डिस्प्लेसमेंट dr के लिए हमें एनर्जी कितनी मिल गई? du। लेकिन मुझे B से लेके A तक, मतलब B से लेके A तक टोटल एनर्जी चाहिए। बट टोटल वर्क डन, एनर्जी यानी कि वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम B to A अगर निकालना होगा आपको तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन। इसका क्या लेना पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है आपको? अगर मुझे B से लेके A तक टोटल एनर्जी वर्क डन निकालना है तो इसका लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो उसको मैं बोलता हूँ डेल्टा U, यानी कि टोटल वर्क डन। ठीक है, डेल्टा U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? B से लेके A तक, और किसका? du का। किसका इंटीग्रेशन? du का। लेकिन du यानी कि क्या है? Fe बार इंटू dr बार, Fe बार इंटू dr बार। और b का जो डिस्टेंस है वो कितना है? r1। उसके बाद में a का जो डिस्टेंस है वो कितना है?
R2। सो हम B की जगह पे R1 लिखेंगे और A की जगह पे R2 लिखेंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करो। आपके ऑप्शन में मतलब स्पीड का स्लो या फास्ट करने का ऑप्शन होगा आपके यूट्यूब के या फिर एप्लीकेशन में, तो आप लगे तो मेरा लेक्चर का स्पीड स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। लेकिन मुझे पता है आपको कौन से स्पीड में समझ में आता है, तो मैं मेरी तरह से अच्छी तरह से आपको जो लगेगा उसी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। फिर भी आप पे डिपेंड है, ज़्यादा फास्ट हो रहा होगा तो आप उसको स्लो करके देख सकते हैं। यहाँ तक क्या समझ में आया आपको? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr था, उसके लिए छोटा सा वर्क डन du था, लेकिन मुझे चाहिए था b से लेके a तक टोटल वर्क डन को मैं डेल्टा u बोलता हूँ, डेल बोलते हैं इसको, ठीक है, और डेल्टा इसको बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो b से लेके a तक, लेकिन बट देयरफॉर, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, हमें काफ़ी जगह लगेंगी आगे चल के। सो डेल्टा u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b यानी कि दोस्तों R2, a यानी कि R1, R2 से लेके R1 और du यानी कि डाल दो यहाँ पे जो भी है, ये जो भी है वो du की जगह बेटा माइनस एफ ई इंटू डी आर। सो माइनस ऑफ एफ ई इंटू डी आर, ठीक है, माइनस ऑफ एफ ई इंटू डी आर। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन बट कूलम्ब्स का जो भी फोर्स है एफ ई बार इज इक्वल टू क्या है? 1/4πε0। एक चार्ज का प्रोडक्ट Q, दूसरा Q0, Q इंटू Q0, क्या लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इन दोनों का बीच में का अगर डिस्टेंस R हम पकड़ेंगे, अगर डिस्टेंस R पकड़ेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप यानी कि इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। आपको पता है कूलम्ब्स लॉ मैंने अभी अभी यहाँ पे लिखा था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अभी भी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 यानी कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। समझ में आ रहा है आपको? आर कैप यानी कि यूनिट वेक्टर, इसकी वजह से इसको डायरेक्शन मिल जाती है। अभी यहाँ पे हम ये वैल्यू डालेंगे अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। ये किसके अकॉर्डिंग टू? देखो बच्चों, ये जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड में आने वाला डेरिवेशन है, हाँ, इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। तो यहाँ पे डालो, इसकी वैल्यू यहाँ पे डालो। सो डेल्टा u इज इक्वल टू R2 से लेके R1 तक माइनस ऑफ क्या आ गया ये फिर 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप तो ठीक है, इंटू डी आर बार, इंटू क्या? डी आर बार, आर कैप भी लिया तो चलता है यहाँ पे, इंटू डी आर कैप। आर कैप सिर्फ डायरेक्शन के लिए रहता है, उसका ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस डायरेक्शन का। देखो अभी यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है? चार्ज कांस्टेंट है, ये भी, ये दोनों कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है, तो इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। सो Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? B से लेके, हाँ एक यहाँ पे हमारी गलती ये होगी, B का जो डिस्टेंस था वो R1 था, तो इसलिए हमें नीचे R1 लेना पड़ेगा, और A का जो डिस्टेंस है वो R2 लिया है, इसलिए यहाँ पे R2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेक्शन कर लेते हैं। इसके लिए आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। देखो अभी क्या हो गया, गलती नहीं है, बस हमने क्या किया, देखने में यहाँ पे कन्फ्यूजन कर दिया। तो इस वजह से क्या होता है, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमारा एक्सप्रेशन खराब हो जाता है। सो R1 से लेके R2 तक, R1 से लेके R2 तक क्या बच गया यहाँ पे? 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। आर कैप इंटू डी आर का मतलब क्या होता है वहाँ पे? डी आर। अब इंटीग्रेशन समझने के लिए आप एक बार डायरेक्टली नोट डाउन कर लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर है इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आता है -1/x। क्या आता है? -1/x। क्यों आता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 1/x स्क्वायर यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू -2 इंटू डी एक्स, और x रेस टू n का फॉर्मूला है x रेस टू n+1 अपॉन n+1, यानी कि -2 + 1 अपॉन -2 + 1। -2 + 1 कितने हो गए? -1, और -2 + 1 कितने हो गए? -1। x रेस टू -1 अपॉन -1, इसको हम नीचे अगर भेजेंगे तो -1/x, ये माइनस तो दोनों को लगेगा, और x रेस टू -1 नीचे गया तो +x हो जाएगा। तो फाइनली क्या आता है? -1/x, जो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है? -1/x। क्या आता है?
आपको मैथमेटिक्स के चैप्टर में सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है ना। किसका इंटीग्रेशन, ये बेसिक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का काफ़ी बेसिक्स फॉर्मूला है, ये तो आपको आना ही चाहिए कि 1/x² x⁻n, मतलब इंटीग्रेशन चालू ही इस फॉर्मूले से होता है। अगर आप कहीं पे भी इंटीग्रेशन चालू कर देंगे तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे सीखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक चलेगा। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, 1/x² = -1/x आता है, तो 1/r² का क्या आ जाएगा, उसका डेफिनेटली -1/r आएगा। 1/x² का अगर -1/x आता है तो 1/r² का क्या आएगा, -1/r। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, या आपने मार्जिन में लिख लेना है, साइड पे कह दो भी। तो इसका आता है इंटीग्रेशन -1/r। सो डेल्टा यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू यानी कि क्या, पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ से कहाँ तक, B से लेके A तक इस चार्ज को अगर मैंने डिस्प्लेस किया तो इतनी एनर्जी उसमें आ रही है। सो Q × Q0 / 4πε0 -1/r, और इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स देनी पड़ती है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको यहाँ से R1 से लेके R2 ऐसे लिखना पड़ता है, R1 से लेके R2 ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। ये जो है माइनस, ये तो ये बाहर लेते समय माइनस को भी बाहर ले लिया हमने, इसके जो माइनस साइन थी ना इसको भी हमने बाहर ले लिया, ये तो है यहाँ पे। अब ये माइनस तो इसका फॉर्मूले से आ गया -1/r। एक बार हमें अपर लिमिट पुट करनी पड़ती है, उसके बाद में हमें लोअर लिमिट पुट करनी पड़ती है। अपर लिमिट पुट करने के बाद -1/r2, देखो सॉल्व ही करके देता हूँ मैं आपको, Q × Q0, नहीं तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं समझा, 4πε0 डाल दो, अपर लिमिट डाल दो, -1/r2, माइनस करो, माइनस करने के बाद भी इसका जो है वो तो लेना ही पड़ेगा, -1/r1। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो 1/r1 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसको हम पहले लेंगे, पॉजिटिव है इसलिए, और -1/r2 को बाद में लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू Q × Q0 4πε0, माइनस तो है अभी यहाँ तक, तो मैंने क्या बोला आपको, ये तो प्लस हो गया ना, माइनस माइनस, तो 1/r1 को हम पहले लेंगे और -1/r2 को बाद में लेंगे, यानी कि कैसे 1/r1 -1/r2। लेकिन बट अब उसको अगर हमने फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निगेटिव हो जाएगा और माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए R2 को पहले लेंगे फिर R1 को बाद में लेंगे। कब, ये माइनस निकालने के बाद, ये माइनस निकालने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। दिख रहा है कि आपको बराबर, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। सो Q × Q0 / 4πε0 क्या आ गया यहाँ से फिर से 1/r2 - 1/r1। ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R तक। समझ में आ रहा है आपको। मैथमेटिक्स से मैंने पहले ही बोला था लेक्चर चालू होने के पहले, आपको जितना आसान लग रहा है 12वीं उतना आसान है नहीं। अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो तभी आपको आसान लगेगा। ये तो आप बोलेंगे सर आप हर चैप्टर में ऐसे ही बोलते हैं, अब है ही हर चैप्टर ऐसा, तो मैं क्या करूँ, ठीक है ना। हर एक चैप्टर में, ये तो शुरुआत है, अभी तो काफ़ी अच्छे खासे चैप्टर्स हमारे पास है, इसको भी आप एक अच्छी खासी लेवल तक पकड़ सकते हो, लेकिन इससे भी डेप्थ वाले अंडरस्टैंडिंग के चैप्टर हमारे पास है। तो जितना जुनून, जितना मतलब आप में एनर्जी, जितना पावर होंगी, जितनी भी तो बाहर निकाल के लाओ। अगर नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, इतना मेरा आप याद रखो। अगर आप ये प्रैक्टिस अभी नहीं करेंगे तो 12वीं के पेपर में और सीईटी के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बाद में टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये एक प्रोसेस होती है, मतलब हमारे इंटेलिजेंस को डेवलप करने की एक प्रोसेस होती है। खाली पढ़ना यानी कि ऐसा नहीं है कि लेक्चर अटेंड कर किया तो बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको पता है ये मतलब इस छुट्टियों में भी ये लेक्चर्स क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो है एक प्रोसेस है, हमारा जो ब्रेन है उसको एक्टिवेट रखने की एक प्रोसेस है। नहीं तो क्या ज़रूरत है मुझे घर से लेक्चर लेने की, ठीक है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, मेरा खुद का भी ब्रेन एक्टिव रहता है और वो जो भी है हैबिट वो अच्छी तरह से मेंटेन रहती है। तो आपने देखो, अगर एक महीने में आपने पढ़ाई का काफ़ी वहाँ पे अगर लिंक आपकी अगर टूट गई होंगी तो आपको काफ़ी बोर होता होगा, मतलब ये इंटरेस्ट नहीं आता होगा। लेकिन अनलेस एंड अनटिल आप 2-4 लेक्चर अच्छी तरह से करो, उसको प्रैक्टिस करो, एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि ऑटोमेटिक आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आ गया हमारा, Q × Q0 4πε0 1/r2 - 1/r1।
स्टूडेंट्स अगर ये मेरा जो है Q0 अगर मैंने इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाया तो मतलब R1 इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा मैं, इनफाइनाइट। और जनरल फॉर्मूला अगर मुझे तैयार करना है तो R2 को अगर मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे R, यानी कि Q से R इतने डिस्टेंस पे लेट R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड R2 इज इक्वल टू R। हम R1 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, एंड R2 इज इक्वल टू R। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या लिया मैंने R1, लेकिन इमेजिन करो ये R1 यहाँ नहीं है तो मैं इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, और R2 यानी कि जनरल डिस्टेंस, तो उसको मैं अगर R लूँगा यहाँ पे तो R1 1/∞ क्या हो जाता है 0, और R2 की जगह पे क्या पुट करना है मुझे R। सो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0, 1/R2 की जगह पे 1/R माइनस 1/∞ यानी कि 0। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 इंटू 1/R। सो ये हो गया जनरल फार्मूला। ये क्या हो गया, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला यानी कि क्या, मैं अभी इसको इरेज करता हूँ अच्छी तरह से समझ लो। कितने मिनट्स हो गए, 21, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपके पास है रिकॉर्डिंग में, आप उसको पॉज करके बाद में भी लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपके क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसका मतलब मैं समझ लूँगा कि आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। सीधी सीधी बात है, प्रॉब्लम है नहीं यानी कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे। जो पढ़ाई कर रहा है उसको तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। चलो ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है। सो मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, 1/4πε0, यहाँ पे क्यू लेता हूँ, ठीक है, इंटू 1/R इंटू क्या है Q0, इंटू क्या है Q0। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R इंटू क्या है वहाँ पे Q0, इंटू क्या है Q0। बस उसको मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया। सेम है ना, 1/4πε0 Q अपॉन R इंटू Q0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो टर्म है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R ऑफ चार्ज Q, ऑफ चार्ज Q। अब ये अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। और Q0 जो है इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज यानी कि टेस्टिंग चार्ज यानी जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज। और ये जो है ये है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो, अब इसमें काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यानी कि डेल्टा यू, डेल यू इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। क्या आ गया, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। इसको क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी शॉर्टकट में लिखता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँगा तो पिछले वाले भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको मैंने क्या बोला, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप लगा दोगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू Q0 यानी कि क्या, चार्ज। Q0 यानी कि चार्ज। सिंपल लैंग्वेज में और बताता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल का सिंबल रहता है V और चार्ज का सिंबल रहता है Q। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये जो मैं पोटेंशियल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एनर्जी बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे चार्ज बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दिख रहा है आपको। तो क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, फॉर्मूला क्या है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला
क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला लिखा हुआ है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, वैसे अब यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिल गया, 1/4πε0 Q/R। क्या था यहाँ पे, चार्ज था Q, और यहाँ से लेके R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, फिर इतना। यहाँ से लेके अगर R1 डिस्टेंस पे निकलना होगा तो पोटेंशियल कितना आएगा, 1/4πε0 Q/R1। कितना आएगा, Q/R1। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है आपको, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था इस जगह पे, 1/4πε0 Q/R² था। और इस जगह पे इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R1²। यानी कि यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रहता है, किसमें, इंटेंसिटी में। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल में क्या रहता है, सिर्फ R, यानी कि स्क्वायर नहीं रहता है, सिर्फ R1 रहता है या फिर R रहता है। देखो मैं आपको काफ़ी डीप में और डेप्थ में ये बातें सब बता रहा हूँ, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आपको बार बार लिखना पड़ेगा, जब तक आप लिखते नहीं मैं आपको बता नहीं सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने 12वीं से कितनी बार लिख के प्रैक्टिस किया है। जब 12वीं में पढ़ना था तो उसी टाइम मैंने 8-10 बार तो उसको लिख के प्रैक्टिस किया था, तब मेरे को काफ़ी कई चल के वो समझ में आया था। इतना अच्छी तरह से तो वो वहाँ पे कुछ पढ़ाया नहीं था, वो तो मैंने बुक में से पढ़ के मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। एनीवेज, तो पोटेंशियल आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये है फॉर्मूला, क्या है, 1/4πε0 Q/R। अब हम अगर तैयार करेंगे पोटेंशियल की डेफिनेशन तो कैसे बनेंगी, यहाँ से देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मुझे डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू E, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको मैंने इधर भेजना पड़ेगा तो एनर्जी अपॉन चार्ज, एनर्जी अपॉन चार्ज। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज। एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क। और वर्क के नीचे क्या है, चार्ज। वर्क के नीचे क्या, चेंज नहीं है, चार्ज। दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर पर यूनिट चार्ज, और इट इज द वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज फॉर ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फाइनिटी टू गिवन प्लेस। मतलब यहाँ पे Q है तो इस चार्ज को Q0 को आप यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो R डिस्टेंस पे, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी आप वर्क करोगे वो वर्क उसमें एनर्जी बन के स्टोर होगा और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या, चार्ज, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, और पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो यहाँ तक तो ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट में अभी यहाँ पे बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक एनर्जी का वैसे, इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो जनरल यूनिट है जो सब जगह पे यूज़ करते हैं, एनर्जी तो आपको पता है, मैकेनिक्स में हमने देखा है एनर्जी को हम जूल में ही मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, वैसे एक अनदर यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। कन्वर्शन भी याद रखो, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, JOULE। जूल नाम का साइंटिस्ट है, उससे हम डायरेक्टली जूल का J लिखते हैं यहाँ पे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। दिस इज द अबाउट यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। So this is the all about the electric potential energy and electric potential। दो ही चीज़ें थी इसमें इम्पोर्टेंट, एक थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद, समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह से, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे वाले लेक्चर में हम आगे वाली चीज़ें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
चलेगा। हाँ, आप होमवर्क के बारे में थोड़ा सा सीरियसली लो। ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी डेरिवेशंस है, वो आपको 2 बार लिखनी ही लिखनी है। वो आपको मेरे को दिखाना है, ठीक है, आप मेरे को भेजें तभी मेरे को समझ में आएगा। तो होमवर्क आपको 2 बार लिखना है, जो भी मैं डेरिवेशंस आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। आप आपका बुक अगर खोल के देखोगे तो आपको वहाँ पे ऐसी ही सब चीज़ें नज़र आएंगी। ये आपका नया सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, ठीक है। चलो, थैंक यू।